हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो भाई, इसी इतिहास को बदलते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 जी के GSPYQ, लेकिन केमिस्ट्री के। पीछे समझ गए होगे आप, मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी केमिस्ट्री के लाए हैं। अब भाई देखो, जो लोग नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब NaCl के सस्ते नशे करते हुए हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन। चलो यार, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है भाई? एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आती है और फिर बाकी छोटी छोटी गैसेज आती हैं। सेकंड नंबर पे है, तो इसमें से 21% होगा हमारा आंसर जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है। देखते यार, चीजें पूरा पाई चार्ट बना के लाया हूं मैं, तुम्हारा भाई है, टेंशन मत लो। देखो, एटमॉस्फेयर में गैसेस, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21 और बाकी अदर्स है 1%। अदर्स में आर्गन आती है सबसे ज्यादा, आर्गन के बाद आती है CO2। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि सर जब इतनी ज्यादा नाइट्रोजन है तो अब नाइट्रोजन क्यों नहीं अपने सांस के अंदर ले रहे हैं, हम क्यों ऑक्सीजन ही ले रहे हैं? तो इसका आंसर ये है भाई, नाइट्रोजन होती है हल्की। जब आप इसका मास देखते हो ना, एटॉमिक नंबर देखना, नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। नाइट्रोजन हल्की है तो नाइट्रोजन चली जाती है ऊपर और ऑक्सीजन रह जाती है नीचे। जिसका ऑब्वियस बात है, जिसका वेट हल्का होगा वो उड़ जाएगा और जिसका ज्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन नीचे बैठती है, इसलिए हम इसे इनहेल कर पाते हैं। इसलिए आप देखते हो जब भी आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और अगर कमी होने लगती है तो आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते हो। यही एक रीजन है कि पहाड़ों पे सांस लेना मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं यार। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है वाटर के थ्रू तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? तो इसका आंसर डिकम्पोजिशन होने वाला है। लेकिन क्या हम डिकम्पोजिशन पे रुकने वाले हैं? नहीं, सारी चीजें लेके आए भाई, तुम्हारा भाई है, टेंशन ना लिया करो। देखो भाई, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना पानी के जरिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन की बात करें, अब डिकम्पोज होना क्या होता है? किसी चीज का टूट जाना, बिखर जाना, डिकम्पोज होता है। तो ये एक पहले पूरा कंपाउंड था, ये टूट गया, किसमें? दो अलग अलग में, Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। इसी को आप कहते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन जब सिर्फ वाटर की बात हो तो वाटर वाले को इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्योंकि आता है। अगला देखते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, इतनी इजी चीजें बना के लाया ना कि आप 2 मिनट में समझ जाओगे। अब समझते हैं। जब इसको हटा दो, ये सारी लाइनें ना बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि होता क्या है। देखो भाई, ये बुजुर्ग आदमी दिख रहे होंगे आपको, बड़े हैं, ये उनसे थोड़े कम बुजुर्ग हैं, और ये सबसे कम बुजुर्ग हैं, ये बच्चा है मान लो। अब इसमें क्या होगा, ये भाई पहले एक बच्चा और एक बड़े बैठे हुए थे, एक और बड़ा इंसान आया, वो कहता है कि दो बड़ों के बीच में बच्चे का क्या काम, तो बच्चे को भगा देते हैं और खुद इसके साथ यहाँ आके बैठ जाता है। तो ये खुद आके बैठ गए और बच्चे को भगा दिया। ठीक है, बच्चा बेचारा रोते रोते चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका? बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट किया है, बच्चा बेचारा चला गया। और दो कौन जुड़ गए? दो ज्यादा बड़े लोग जुड़ गए, मतलब जो मोर रिएक्टिव था वो जुड़ गया, उसने छोटे वाले को भगा दिया, लेस रिएक्टिव को बोला कि तू भाग जा यहाँ से। ठीक है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सरल भाषा में। एग्जाम्पल, H2SO4 था, जिंक आया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक जुड़ गया और हाइड्रोजन को भगा दिया। चलो यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट भी जानेंगे क्या होती है। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, सेम चीज आएगी। बड़ा था, बड़े के साथ छोटा, एक और बड़ा आया अपने बच्चे को लेके, इसने बोला कि जाओ बच्चों तुम दोनों जाके खेलो, हम बड़े आपस में बात कर लेते हैं। तो बड़ों ने आपस में बात करी, बच्चों ने आपस में खेल लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। दो बच्चे आपस में चले गए, दो बड़े आपस में आ गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड NaCl अगर आपस में आए तो क्या किया, NO3 Na के साथ चला गया सोडियम के साथ, और Cl किसके साथ आ गया? आपके सिल्वर के साथ आ गया। Ag मतलब सिल्वर होता है, याद रखना, Ag मतलब सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का पता चल गया। कमेंट में करके बताओ कि गोल्ड का क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो जाना, दो अलग अलग चीज लाए जुड़ गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बूम। कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, जब दो चीजें कंबाइन करती है और एक ही प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कैल्शियम के दो कंपाउंड लिए, दो एलिमेंट लिए, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया है, दोनों को कंबाइन किया, हमें क्या मिल गया? कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। बस
कंबाइन करके नई चीज मिल जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कितना सिंपल था। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें अलग अलग हो गई और दोनों अलग अलग मिल गई। डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज अलग हुई। और हमने इलेक्ट्रोलिसिस जाना था, वो डिकम्पोजिशन, उसमें क्या हो रहा था, डिकम्पोज कर दिया, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते यार, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में किसके, जिसका एलिमेंट ग्रुप नंबर होता है 16। अब देखो यार, कुछ ना ऐसे समझते हैं पहले तो कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस होता है अंदर। न्यूक्लियस में पता है आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं मिलके, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ तो घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट जो पहला शेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2, 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं। उसके बाहर वाले में 8 होते हैं, 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और उसके बाहर वाले में वैसे बोलने के लिए 18 होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी ना वो थोड़ा स्टेबल नहीं रहता तो 8 ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम इसकी बात करते हैं। अब देखो 16 की बात करिए। 16 मतलब अंदर वाले में 2 आ गए तो कितने बचे, 14। फिर बाहर वाले में 8 और आ गए, 14 में से 8 गए तो 6। तो बाहर वाले में कितने बचे, 6 बचे। तो आउटर मोस्ट में आंसर क्या होने वाला है, 6। चलो अब इसकी चीजें जानते हैं यार। देखो देखो जो सबसे पहला शेल होता है उसको के शेल बोला जाता है, जो हमने बात करी थी ऑर्बिट। फिर एल होता है, एम होता है, फिर एन होता है। स्टार्टिंग में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उनके सिंबल भी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल गए। अब देखो हमें किसका पूछा था, वो 16 का पूछा था। 16 होता है सल्फर का। सल्फर देखो पहले में 2 आ गए, 2 से ज्यादा नहीं आते। दूसरे में 8 आ गए, 8 से ज्यादा नहीं आते। तो सबसे बाहर वाले में कितने बचे, 6। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई 2 और बाद वाले में सब में 8 8 8। आपको बस याद होना चाहिए कि इनका नंबर कितना होता है, 1 2 3, इनके नंबर क्या होते हैं। अब इसको याद करने का तरीका ना मैंने बचपन में अलग ही पढ़ा है। मैं इवन 8th क्लास में, 7th क्लास में था, मेरी बहन ने मुझे याद करा दिया था, जो मेरी दीदी है। तो उन्होंने मुझे कैसे याद कराया था, वो ना डेली मेरे कान पे आके एक लाइन बोलती थी। वो लाइन क्या थी, वो ऐसे बोलती थी, ह ही ली बी ब क न ओ फ नी ना मा ग अल सी प स क्ल आर। अब ये आर क्या होता है, लास्ट में आर्गन भी आता है, ठीक है। अब ये लाइन मैंने मान लो भाई दिन में कम से कम 5 बार सुनी है और डेली सुनी है, तो किसे याद नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरे को याद हो गया हमारी 8th क्लास में ही। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप कुछ भी बना के याद कर सकते हो, मैंने ऐसे किया था, बस ये मेरा तरीका है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भाई पता लगाओ जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे क्यों हो जाता है सनलाइट में। क्यों, एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन, जिसमें सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। कब, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब देखते हैं, ये 2024 का अभी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो अभी टियर 1 हुआ था। देखो पूरी रिएक्शन में आपके लिए बना के लाया हूं। ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो, ये है सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में डीकंपोज हो गया, पहले एक था टूट गया, डीकंपोज अभी हमने पढ़ा था, 2 में टूट गया। एक तो ग्रे सिल्वर और एक क्लोरीन। आपका क्लोरीन ब्लैक नहीं होता है, बस मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए बना दिया गया, तो इसको ब्लैक मत समझ लेना, क्लोरीन ब्लैक ही होता है। तो इसलिए ग्रे हो गया सिल्वर और क्लोरीन अलग हो गया। तो इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन की वजह से व्हाइट किस में टूट जाता है, 2 अलग में। अब अगर 2 अलग में टूटेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, इसलिए सिल्वर अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है और क्लोरीन अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, स्मेल वाली। चलो यार 5वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, पीरियोडिक ट्रेंड की बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल। इसमें पिकोमीटर पूछ रहे हैं, मीटर, मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है। एक और चीज नहीं जानी हमने, मतलब अभी तक क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ है, हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हमने 2 चीज जान ली कि पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है और लेंथ की बात हो रही है। अब लेंथ की बात हो रही है तो एक बार अपने ऑप्शन देखो, क्या किसी क्वांटम नंबर की बात होगी, और खासकर से स्पिन वाले नहीं, जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करते नहीं। मास की बात होगी, भाई मास तो केजी में होता है, क्यों लेंथ में होगा। क्या रेडियस की बात होगी, हाँ भाई रेडियस ही तो होती है जो इकलौती सेंटीमीटर या मीटर में होती है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सी है हमारा इसका आंसर। डेंसिटी की भी बात नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी की भी बात नहीं होगी। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस है आंसर। अब देखो भाई मैं आपके सामने क्या लाने वाला हूं, देखो ये सारी चीजें मैंने बनाई है ताकि आप समझ पाओ, दिमाग में बिठा लो इसे। कैसे क्या बढ़ता है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, एनर्जी उसकी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है।
ठीक है, बॉटम से टॉप में आने पे भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। रेडियस कब बढ़ती है? रेडियस बढ़ती है जब आप टॉप से बॉटम जाते हो। भाई नीचे जाते रहोगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे इसका मतलब वो और बड़ा होता जाएगा। अभी हमने शेल के बारे में पढ़ा था ऊपर। और ऐसे आते हुए भी जब आप राइट से लेफ्ट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है? जब आप टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ आते हो तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सारे 9th क्लास या 8th क्लास के टॉपिक, एक बार ध्यान से पढ़ लेना इन्हें। ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए एक और सीरीज लाने वाले, इसमें हम ये चीज बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते यार, अगला क्वेश्चन देखो भाई। 6th क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म। भाई क्लोरोफॉर्म ना सबसे ज्यादा मैंने कहाँ देखा है, वो याद है एक शो आता था, सावधान रहें सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल। तो उसमें क्या होता था, वो किसी को भी अगर बेहोश करना होता ना, क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, रुमाल में डालते थे और ऐसे किसी के भी नाक पे लगाते थे, वो बेहोश 2 मिनट में बेहोश। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वैसे वो CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का। अब ये नहीं है कि आपको पता चल गया तो घर पे बना रहे हो और खुद ही सूंघ के बेहोश हो रहे हो। CHCl3 होता है। चीजें देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। रस्ट जो होता है ना, रस्ट, जंग जंग देखा होगा आपने, आपकी घर पे जितने भी लोहे की चीजें उस पर लग जाते हैं, वो होता है Fe2O3। इसको प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन का यूज करते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं हम। किसकी? जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सबके घर में मिल जाएगा। जिप्सम, जिप्सम मतलब सीमेंट की बात कर रहे हैं, CaSO4.2H2 इसका फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। जो ना समझ पाए, ये है POP, जो आपके घर में जो ऊपर पंखे के ऊपर डिजाइन बने हुए हैं ना, वो POP से ही बनते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। H2O का सिर्फ आधा मॉलिक्यूल। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। चौक, जो चौक आप देखते हो आपके स्कूल में यूज होती थी, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3। स्लेक्ड लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम से ही क्विक लाइम बनता है, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसे। और ब्लीचिंग पाउडर, इसका है CaOCl2। ठीक है भाई, सबको याद हो गए? नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको डेली एक बार रिवाइज कर लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हर एग्जाम में पूछ रहे हैं यार, तो इसको क्यों ही छोड़ना है ना। आगे बढ़ते, देखो एल, अभी पूछा था क्या है कंपाउंड नेम बताने किसका, CaOCl2। भाई कमेंट करके बताओ सभी, अभी बात हुई थी, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका। पीछे कोई नहीं जाएगा। तो भाई जिसने भी ब्लीचिंग पाउडर आंसर किया है बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने पढ़ा था ऊपर, इसका आंसर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, सारी चीजें देखी थी हमने, लेकिन इसका आंसर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। चलो यार आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जो दूध वाला होता है, ये क्या करता है, ये बेकिंग सोडा ऐड करता है एक ताजा दूध में। क्यों करता है? देखो, पहली बात तो हमें एक चीज जानने की जरूरत है, मिल्क होता है ना, ये बेसिक होता है, ठीक है, लेकिन फ्रेश मिल्क बेसिक नहीं होता है। फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है ना, वो 6 के अराउंड होता है, और 6 थोड़ा एसिडिक होता है। तो इसको बेसिक बनाना है। अब बेसिक कैसे होता है, आपने पीएच स्केल पढ़ा है, तो पीएच स्केल में 0 से 14 होता है, जिसमें 0 से 7 तक तो एसिडिक होता है और 8 से 14 तक बेसिक होता है। तो इसको हमें इस लाइन में लेके जाना है, मतलब हमें 6 से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखो, रिड्यूस, मेंटेन, रिड्यूस, इंक्रीज। इंक्रीज दिख रहा है कहां से, 6 से इंक्रीज करना है, और 6 से इंक्रीज करना है मतलब हमें बेसिक बनाना है, तो यही होगा हमारा आंसर। बेकिंग सोडा भी बेसिक होता है, इसलिए बेस मिलाने से क्या हो जाएगा, वो और बेसिक हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में क्या चीज है। पीएच की बात करते हैं, पीएच होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। और ऐसी बात नहीं है, हमने पहले वाली स्लाइड्स में भी इन सारी चीजों के बारे में जिक्र किया है। किसने फाउंड किया था भाई, सोते सोते सोरेन ने फाउंड कर लिया था। किसने? सोते सोते सोरेन ने। पीएच स्केल अभी हमने बात करी 0 से 14, सामने देख सकते हो पूरा का पूरा पीएच स्केल लगा रखा है मैंने, कौन से कलर पे कौन सा क्या इंडिकेशन होता है। पीएच अगर 7 से छोटा आ रहा है, अभी हमने बात करी एसिडिक, 7 से बड़ा आ रहा है तो बेसिक। अब वो उसका था 6, दूध होता है बेसिक, तो उसको बेसिक बनाने के लिए हमें किस क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा इसमें। बेस ऐड करोगे तभी 7 से थोड़ा
बड़ा आएगा और 7 से बड़ा ही बेसिक बनेगा, इसलिए हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है। ये चीज अगर दिमाग में बैठ गई है तो कमेंट करके जरूर बता देना, हाँ सर मजा आ गया। चलो, पीएच वैल्यू बिलो 7 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन नेक्स्ट हायर वैल्यू। जो पीएच वैल्यू होती है ना 7 से छोटी, 7 से 6 गए, 6 से 5 गए, 5 से 4 गए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब हर एक वैल्यू पे अगर आप छोटा जा रहे हो तो इसका मतलब आपका जो एसिड है ना वो और ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जितनी छोटी वैल्यू उतना ज्यादा आपका एसिड खतरनाक होगा। ठीक है, तो ये देख के लेना, अगर आपको पता चले ना कि आपका एसिडिक बहुत ज्यादा 2 या 1 का है तो इसका मतलब आपकी बॉडी को भी जला सकते हैं, तो इसलिए उससे दूर रहना। ये सारी चीजें कॉशियस होती हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 9th क्वेश्चन बहुत ही ना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, एंटोइन लॉरेंट लवोइजियर कि क्या कंट्रीब्यूशन दिया था 1789 में। इसमें दो क्वेश्चन आ गए, एक तो बंदे का नाम बता दिया, एक बोल दिया ईयर कौन सा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भाई क्या दिया था इन्होंने, दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कोई नहीं भूलेगा, क्यों नहीं भूलेगा, अगली स्लाइड में जानते हैं आपके लिए। देखो यार ये बंदे हैं भाई, ये तो राजा लग रहा है, कहां से केमिस्ट लग रहा है आपको ये। ठीक है, ये हैं आपके एंटोइन लवोइजर। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं ये, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी लिखा आ जाता है कभी, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी। अगर मॉडर्न केमिस्ट्री भी लिखा आ जाए तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री। फ्रेंच केमिस्ट थे, कहीं से भाई केमिस्ट नहीं लग रहा है भाई, ये तो मेरे को राजा महाराजा लग रहा है। ठीक है, कौन से थे वो, किंग लुई 16 है ना। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था 1789 में। इन्होंने क्या बोला था, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास आप कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो। इन्होंने ये चीज बोली थी, यही एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, बस ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, यही चीजें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेम ही है। और मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एक ही रहता है। जैसे अभी हमारा आप देखते हो, आप अपना अर्थ पे वेट नापना और फिर मून पे नापना, एक बार अर्थ पे और एक बार मून पे, आपको पता चलेगा दोनों जगह अलग आ रहा है। क्यों, दोनों जगह ग्रेविटी का फर्क है, इसलिए ये जो है ना ये वेट है। लेकिन मास जो होगा ना वो आपकी बॉडी का कितना मास है, बॉडी कितने एटम्स या एलिमेंट से बनी हुई है, उनका मास वो अलग है। वो चाहे आप मून पे नापो चाहे अर्थ पे नापो एक ही आएगा। अब देखते हैं भाई, इन्होंने ही ऑक्सीजन का नाम दिया है, इन्होंने ही हाइड्रोजन का नाम दिया, दोनों मेन एलिमेंट आपके अर्थ पे इन्होंने ही नाम दिए। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम कोई नहीं बोलेगा। क्या नाम है इनका, एंटोइन लेवोइजर, ये नाम है इनका। ठीक है, अब देखो यार, यूलियस रॉबर्ट मेयर, जूलियस या यूलियस जो भी कह सकते हो, जर्मन फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया था 1842 में। ऐसे ही जोसेफ प्रोस्ट, ये फ्रेंच केमिस्ट हैं, इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था 1797 में। और डाल्टन जी का नाम तो किसी ने सुना है, ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इंग्लिश केमिस्ट थे, इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था 1803 में। तीनों के नाम याद कर लेना और देख लेना कौन से लॉ दिए हैं, किस ईयर में दिए हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई आयुपैक नेम बताना है किसका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आयुपैक नेम बताना है। अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा होता है, ये ना कुछ ऐसे होता है जैसे CH, इस पे 3 ब्रांच होती है, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ और CH3 यहाँ। अब इससे क्या अटैच होता है, इससे अल्कोहल अटैच होता है ऐसे OH करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे H नहीं होता, सॉरी यहाँ पे H नहीं होता भाई। तो C से 3 चीजें कनेक्ट होती हैं, CH3 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 और OH। टर्शरी का मतलब होता है 3, तो 3 ब्रांच निकली हुई है इसकी, और एक जगह क्या लगा है, अल्कोहल ग्रुप लगा, इसलिए अल्कोहल। अब ये जो इसका दूसरा नाम होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं यार। देखो मैं आपके सामने ना सारे आयुपैक नेम तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आयुपैक नेम के बारे में बता सकता हूँ कि क्या होता है आयुपैक। अगर आपको चाहते हो ना कि मैं आपके लिए आयुपैक नेम के लिए भी एक ऊपर सीरीज लेके आऊं, तो भाई मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेके आऊंगा आयुपैक नेम के ऊपर। सिर्फ सारी चीजें याद करेंगे कि रूल्स क्या होते हैं और कैसे नाम याद रख सकते हो आप आयुपैक नेम्स। आयुपैक की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने नॉमेनक्लेचर रखा है, ठीक है, कि आप कैसे याद रखते हो अपने केमिकल कंपाउंड्स के नेम को। अब 2 बुक हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है तो उसके लिए रेड बुक लिखी गई है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है तो ब्लू बुक लिखी गई है।
अब रेड मतलब होता है खतरा, डेंजर, है ना, रेड का मतलब होता है डेंजर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना भाई ऐसी होती है कि मतलब उसमें कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैकेनिज्म कुछ कुछ के हैं लेकिन कुछ कुछ के नहीं है। आधी चीजें तो मैंने जब खुद ही अपनी केमिस्ट्री पढ़ी थी तो मैं बस यही सुनता था कि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। भाई सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, तो अनएक्सेप्शन है क्या, ठीक है। इसलिए रेड, रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब मान लो कि इसमें कुछ समझ नहीं आने वाले, इसलिए इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई इसमें इसके मैकेनिज्म इतने बढ़िया होते हैं, मजा आ जाता है समझने में, इसलिए ये ब्लू ब्लू है, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अच्छा केमिस्ट्री से ना मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैं जब 12वीं कक्षा में था तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मैं ना देख रहा था कि मेरे को मुझे जो लिक्विड चाहिए, मुझे जो सोल्यूशन चाहिए वो कहाँ रखा है। तो मैंने एक बार एक बोतल उठाई, तो उस बोतल पे लिखा था HCl और ऊपर उसके ऐसे ढक्कन होता था। तो मैंने ढक्कन से उठाया, बोतल नीचे गिर गई और पूरी फैल गई। अब ये पूरी फैलने की वजह से, क्योंकि एसिड था HCl, तो ये एसिड था पूरा का पूरा जमीन पे फैल गया। और जमीन पे फैलने की वजह से आज भी मेरे स्कूल में वहां पे निशान पड़ा हुआ है जहां पे वो बोतल गिरी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं अपने स्कूल में आज भी निशानी छोड़ के आया हूँ। बुरी निशानी है लेकिन है आज भी, है ना। तो बस भाई आप अगर कुछ कर रहे हो तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ क्या करो, क्योंकि ये चीजें जला भी देती हैं कभी कभी। शुक्रगुजार हूं मैं कि मेरे आसपास किसी को दोस्त ने चोट नहीं लगी थी। मेरा दोस्त क्या कहता, सर आए कहते किसी के ऊपर गिरा, मेरा दोस्त कहता हाँ सर मेरे ऊपर गिरा, देखो पूरा हाथ जल गया, कुछ नहीं हुआ था उसे। भाई छोड़ो यार। तो ठीक है भाई आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को थैंक यू और आपका दिन मंगलमय हो।